हाँ दिनेश अब वीडियो ओके है, बिल्कुल। हाँ उमेद। गौरव मई का मतलब, हाँ जय कोई दिक्कत नहीं है, नए स्टूडेंट हो तो अपन आराम से पढ़ेंगे। एनटीपीसी की तैयारी करवा दें। एनटीपीसी में आपके प्रेसिडेंट है, पॉलिटी का प्रेसिडेंट चैप्टर है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे के हैं, एसएससी के हैं। हाँ दाराराम, हाँ बिल्कुल, नमस्कार दाराराम, कोई दिक्कत नहीं है, नमस्कार नमस्कार। फटाफट स्टार्ट, अपन 100 बच्चों पे स्टार्ट कर लेंगे। अपने पास में काम डाउन शुरू है, 78 हो चुके हैं। थोड़ा और शेयर करो, 100 बच्चों पे स्टार्ट कर लेते हैं अपन अपनी क्लास। 100 बच्चे पढ़ाकर करें। कल 0 से शुरू की थी, आज 100 से, कल 200 से, ध्यान रखना। वीडियो ओके हो गया? आवाज़ अच्छी है, आवाज़ सही आ रही है? वीडियो ओके, वॉइस सही है ना? विकी कोरोना खत्म हम नहीं, हम सब मिलके करेंगे, ठीक है ना? कोरोना की कोई टेंशन नहीं है। बीएसटीसी कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड से हैं, कोई बात नहीं जय। हाँ बिल्कुल, सेकंड फ्रेज बनने वाले हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। 82 एजे मैं समझी नहीं, 82 का क्या कहने का मतलब है? आपकी फर्स्ट क्लास है गौरव, ओके। फटाफट 84 हो चुके हैं, काम डाउन शुरू है। फटाफट जिनको शेयर करो, बच्चों को ज्वाइन करो। आज वॉइस क्लियर है? बिल्कुल संतोष, रोज अपडेट मिलेगा, टेंशन मत लो। हिस्ट्री की क्लास भी होंगी आपकी। हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री मैं ही लूँगी थोड़े दिनों बाद में, मॉडर्न हिस्ट्री मैं लूँगी, बाकी अदर हिस्ट्री की क्लासेस भी लग जाएंगी धीरे धीरे, टेंशन मत लो। आपको आने वाले 10 से 15 दिन में काफ़ी अपडेट्स मिलेंगे। हाँ बिल्कुल लक्ष्मण, रीट फर्स्ट लेवल के हो तो आपके एक संसद टॉपिक है, विधानमंडल टॉपिक है, तो संसद में राष्ट्रपति है। बस फर्स्ट लेवल में इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। राजस्थान पे इसके लिए प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। आरपी के हो, अच्छी बात है। 95 हो चुके हैं। मैं 5 स्टूडेंट का और वेट कर रही हूँ, 5 और आते हैं, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का रिवीजन करते हुए अपन आज आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ा दो संजू, मैं 100 स्टूडेंट का वेट कर रही थी। फटाफट शेयर करो, आप लोग शेयर करोगे, आपके बस 5 बच्चे कनेक्ट करने हैं। सब बता देंगे मनदीप, सब बता दूंगी, पूरा सिस्टम समझा दूंगी। 100 नहीं आए, 92 और हो गए। हाँ 0 लेवल से ही चलेंगे मैम, स्टार्ट करो। हाँ बिल्कुल, जैसा कोचिंग में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। हाँ अरविंद, आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएंगे। अभी पढ़ लेते हैं अपन, पहले सब मिलेगा, निश्चिंत रहो। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपन अपनी क्लास। हाँ बिल्कुल, यूपी पुलिस के अंदर, यूपी पुलिस दो, चाहे हरियाणा पुलिस दो, चाहे बिहार पुलिस दो, किसी भी, मैं कह सकती हूँ पॉलिटी का जो अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर की सबसे खास बात यही है, आप किसी भी स्टेट का कोई भी क्वेश्चन दो, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन दे रहे हो, अगर पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें राष्ट्रपति हर जगह कॉमन है, हर जगह कॉमन है, ये बहुत खास बात है। हिस्ट्री आप पढ़ते हो, राजस्थान हिस्ट्री केवल राजस्थान के लिए काम में आएगी, राजस्थान ज्योग्राफी केवल राजस्थान के लिए काम में आएगी, बट पॉलिटी ऐसी है जो राजस्थान, अगर आप राज्यपाल भी पढ़ रहे हो तो वो आपके सभी स्टेट्स में काम में आती है, ठीक है। चलो कल का थोड़ा सा शुरू अपन ब्रीफ समझ लेते हैं। आज जो नए स्टूडेंट हैं ध्यान दें, क्लास के अंदर हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। हमने कल ये पढ़ा कि जो राष्ट्रपति है, या कह सकते हैं हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था को अपना रखा है? हमने संसदीय व्यवस्था को अपना रखा है, और उस संसदीय व्यवस्था में 2 तरह के काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिसे हम कहते हैं दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका। अब इस दोहरी कार्यपालिका में एक तो होता है नाममात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष, एक होता है वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष। अब देखो, नाममात्र का, केवल नाम का कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक रूप में कौन है? वास्तविक रूप में अध्यक्ष प्रधानमंत्री कह लो सकते हो, या फिर आप मंत्री कह सकते हो। दोहरी कार्यपालिका जिसमें नाममात्र और वास्तविक। नाममात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति भारत में, वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री व मंत्री होते हैं। अब देखो,
इससे नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, इसके बाद अगर अपन चर्चा हमने की थी तो हमने राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद समझे थे, और राष्ट्रपति के अनुच्छेद समझने के बाद में जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, मेरा पार्ट फर्स्ट जो बना हुआ है कल हमने पढ़ा था उसको देख ले, ठीक है। आज हम सब जो स्टूडेंट्स हैं वो किस पर चर्चा करने वाले हैं? निर्वाचन मंडल पढ़ लिया था ना अपन ने? हाँ ना में जवाब दो। निर्वाचन मंडल अपना कंप्लीट था। लेकिन वीडियो सही है, अब ठीक आ रहा है। क्या नहीं दिख रहा? मैंने बोर्ड पे इतना लिखा ही नहीं है। चलो ठीक है, अभी विजिबल हो जाएगा। देखो, अब अपन निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं। हमने निर्वाचन मंडल में कुछ पढ़ा था। निर्वाचन मंडल में एक चीज हमने पढ़ी थी कि लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के कैसे सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के कैसे सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। दूसरा हमने क्या देखा? विधानसभा के, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा। तीसरा बिंदु हमने क्या देखा था? दिल्ली, पुडुचेरी प्लस, पहले ये पॉइंट नहीं था, ये अब जुड़ गया। जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश है तब से ये पॉइंट जुड़ गया। पहले 2 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। कब से लेने लगी हैं जरा बताओ मुझे, बोलो। 70वें संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली और पांडिचेरी भाग ले रही हैं। और जम्मू कश्मीर पहले राज्य के रूप में भाग लेता था, अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भाग लेता है। बस फर्क इतना ही है, ठीक है ना? अब इतना ही अंतर है। ये निर्वाचन मंडल हमने पढ़ा था कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा भाग लेती है। दिल्ली और पुडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। चलो ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया की। अब शुरू करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया, इसको समझो। मैं आपको फिर कह देती हूँ, फर्स्ट ग्रेड है, आरएस है, सेकंड ग्रेड है, ठीक है, रिट है। इनमें प्रक्रिया के को समझना जरूरी है। बाकी जो पटवार है, राजस्थान पुलिस है, या अदर कोई भी स्टेट की, यूपीएससी की, यूपी की, बिहार की, या कोई भी अदर स्टेट की एग्जाम देते हो, अगर कांस्टेबल लेवल है तो प्रक्रिया को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। कुछ चीज़ें छोड़कर ध्यान रखना, मैं आपको बता दूंगी, बस वही चीज़ें याद करनी है। बाकी जो फर्स्ट ग्रेड के हायर लेवल के जो बच्चे हैं उनको प्रक्रिया अच्छे से समझनी है। मैं पूरी प्रक्रिया आपको समझा दूंगी, अच्छे से ध्यान से समझना। कोई डाउट रहेगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी, उस वक्त मुझे बताना कि मैम अब डाउट है, ठीक है? उस वक्त मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। अब समझो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कैसे क्या है। सबसे पहली चीज, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया हमें कहाँ मिलेगी? अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले समझने वाली बात क्या है? क्या राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है? अब कुछ बच्चे हैं उन्हें यह पता है कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, मेरा कभी पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं रहता कि पता होगा आगे चल देते हैं। मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। जिनको आता है अच्छी बात है, वो आराम से वेट करें, और जिनको नहीं आता वो बच्चा समझे, क्योंकि मेरे लिए मैं चाहती हूँ 0 लेवल से लेकर जो हायर लेवल तक बच्चा है वो सारा बच्चा मेरी क्लास से सेटिस्फाइड, और आपके लिए ये क्लास उपयोगी साबित होगी, ठीक है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, देखो चुनाव 2 तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें भाग कौन लेती है? जनता लेती है। जिसमें भाग जनता लेती है, जिसमें वोट जनता खुद देती है, वो क्या कहलाया? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहेंगे? जिसमें जनता नहीं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है? यहां जनता वोट नहीं देगी, जनता वोट तो होंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चुनाव है ना, चुनाव है तो वोट तो इसमें भी होंगे और वोट तो इसमें भी होंगे। प्रत्यक्ष में भी वोट डाले जाएंगे, अप्रत्यक्ष में भी वोट डाले जाएंगे, परंतु
अप्रत्यक्ष निर्वाचन में वोट कौन डालेगी? जिसे जनता चुन चुकी है, ठीक है, और इसमें वोट कौन देगी? खुद जनता। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझो, लोकसभा है तो लोकसभा के प्रतिनिधि, लोकसभा है, लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के जो भी प्रतिनिधि हैं उन्हें कौन चुनता है? जनता। वहीं अगर मैं बात करती हूँ राष्ट्रपति, जिसकी अपन चर्चा करने वाले हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या जनता वोट देती है? नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता नहीं, हमने पहले देख लिया था, जनता नहीं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो एक ये चीज आपके दिमाग में क्लियर। दूसरा पॉइंट अपना क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब आप चाहे इसे पद्धति कह लो, प्रक्रिया कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है इसका नाम। इसका नाम क्या है? तो हम इसका नाम क्या देखते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय, इसको थोड़ा सा चलो मैं एक और मॉडिफाई कर देती हूँ, गुप्त मत प्रणाली। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। इससे अब आपको ध्यान क्या रखना है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली। अब देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय क्या कहता है अपन समझ लेंगे। गुप्त का इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि गुप्त का मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जो है, जिसमें वो जो लोग वोट देते हैं, ठीक है, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, ठीक है, सांसद, विधायक, अगर वो वोट देते हैं तो उनके वोट गुप्त होते हैं, ठीक है। अगर खुले मतदान जो है वो नहीं होता, आप किसी को बता नहीं सकते किसको वोट दिया है, अगर बता देते हो तो वोट क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा आपका। तो गुप्त मतदान प्रणाली है, एग्जाम में आ जाता है, बड़े जो एग्जाम्स लेवल है उसमें आ जाता है, खुला मतदान, गुप्त मतदान एग्जाम में आ जाता है, तो खुला मतदान प्रणाली है। अब देखो, तीसरा चौथा पॉइंट इसका क्या है? ये जो निर्वाचन पद्धति है, ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, कहाँ से ली गई है जरा बताना। कांस्टेबल है या कोई भी एग्जाम आप देते हो, चाहे यूपी कांस्टेबल दो, बिहार कांस्टेबल दो, हरियाणा कांस्टेबल दो, ठीक है, उसमें ये सामान्यतः प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, किस देश से ये पद्धति या प्रक्रिया अपनाई गई है, वो कौन है? आयरलैंड है। अब देखो, आपने केवल अभी छोटी सी चीज समझी, 55 अनुच्छेद में मिलेगी प्रक्रिया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली से कहा जाता है, इसका नाम है ये, ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया? आयरलैंड से लिया गया। चलो अब इसको समझते हैं। अब इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? जरूरत पड़े कुछ बच्चों को तो वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को वापस चलाकर और स्क्रीनशॉट ले लेना, आप पॉइंट्स बना पाओगे और इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन सीधा आपके पास आ जाएगा। अब समझो, अप्रत्यक्ष। अब पॉइंट यहाँ क्या है? अगर मैं वोट देती हूँ, मान लो मैंने किसी सांसद को वोट दिया, लोकसभा के लिए मैं वोट देने गई, मेरा मत मूल्य कितना? 1। आपने दिया, आपका मत मूल्य कितना? 1। किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया, मत मूल्य कितना? 1। मतलब आपके वोट की वैल्यू कितनी है? 1 1 1 1 सबकी। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ जब वोट देते हैं, जब विधायक वोट देते हैं राष्ट्रपति को, जब सांसद वोट देते हैं राष्ट्रपति को, तो इनका मत मूल्य अलग अलग होता है। क्यों, कैसे होता है मत मूल्य? देखो, आपके यहाँ जो राज्य है, अब राज्य में जो रहने वाले, एक बात समझो, छोटी सी बात समझो, क्लास में आप सब बैठे हो, मैं ये कहूँ कि केवल एक ही बच्चा पानी की बोतल भर के लाएगा, बाकी बच्चे नहीं जाएंगे, एक ही बच्चा जाएगा। अब क्या करोगे? एक बच्चा सबकी पानी की बोतल ले जाएगा और सबकी पानी की बोतल भर के ले आएगा। मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, अगर इस एक राज्य में यदि यह 5 व्यक्ति हैं और मैं कहूँ इन 5 में से वोट देने केवल यही जाएगा, तो मुझे बताओ क्या इसका मत मूल्य 1 होगा क्या? नहीं, ये इन सब का मत मूल्य लेकर जाएगा, इसका भी ले लेगा, इसका भी ले लेगा, इसका भी 1, इसका खुद का हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर ये व्यक्ति A वोट देने जाएगा तो ये 1 मत मूल्य लेके जाएगा ना, ये इन सब का मत मूल्य लेकर जाएगा, जो कि कितना होगा? 5 होगा। तो यूँ मत मूल्य का लॉजिक समझ गए।
अगर जनता वोट देती है तो सबके पास वोट वैल्यू कितनी होगी, एक 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 एक। पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विधायक और सांसद वोट देने जाते हैं तो उनका मत मूल्य क्या होगा, अलग अलग होगा। अब क्वेश्चन आता है मैडम मत मूल्य उनका कैसे अलग अलग होगा, हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। देखो अच्छे से समझो, फॉर्मूला है एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000 फॉर्मूला दिख रहा है अच्छे से, विजिबल है, ठीक है, गुणा 1/1000। अब इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एक एग्जाम्पल है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये जो फॉर्मूले में जो भी आंकड़े डालेंगे ये केवल और केवल क्या है, काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। जो रियल वैल्यू आएगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अभी केवल एक एग्जाम्पल या कह सकते हैं सॉल्यूशन आपको कर रही हूँ, तो जो मेरे लिए फिगर इजी रहेगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में जनसंख्या कितनी है, मानना है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वास्तविक नहीं है। कितनी, 2 करोड़, निर्वाचित सदस्य कितने, 200, ठीक है, लिख लिया। ये राजस्थान की कर रही हूँ मैं। हर एक विधायक का, हर राज्य में विधायक अलग अलग, और हर राज्य के विधायकों को निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाया। अब इस फॉर्मूले में राज्य की जनसंख्या रखो, ठीक है, और राज्य की जनसंख्या रखने के बाद में उसके निर्वाचित सदस्यों को रखा। नो डाउट आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग निकालना पड़ेगा, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ बस। इससे गए 100, अच्छा 1, सॉरी, इससे गया 1, ये गए 3, बताओ कितना हुआ, 100 आया, ठीक है, काट कर अपन ने देखा 100 आए। इससे आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर राजस्थान का एक विधायक है, अगर राजस्थान का एक विधायक है तो वो कितने मत मूल्य लेगा, 100। देखो राजस्थान का एक विधायक 100, राजस्थान का दूसरा विधायक उसके पास में भी कितना, 100, राजस्थान का तीसरा विधायक 100, सबके पास 100 होंगे, ठीक है। तो अब ये आपने राजस्थान का निकाल लिया। इसी प्रकार सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उन राज्यों की जनसंख्या भी अलग अलग होती है, उन राज्यों की विधानसभाएं निर्वाचित सदस्य संख्या अलग अलग होती है। लॉजिक 1/1000 क्यों मैडम? तो लॉजिक इसके पीछे ये है कि भाई अगर मैंने अभी आपने देखा, मैंने 2 करोड़ की संख्या बताई, इसमें अगर 1/1000 नहीं होता तो मुझे बताओ मेरी संख्या कितनी होती, 1 लाख। और आगे चलकर क्या होता, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। इसलिए क्या करते हैं, ये 30 मतलब 1000 का भाग लगाया, तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी रह जाएगी आपकी। अब आगे समझो, रियल फैक्ट बता रही हूँ। अब जो आंकड़े है ना वो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। क्या? सर्वाधिक मत मूल्य वाला राज्य। ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य के विधायकों के पास में सबसे ज्यादा मत मूल्य है? यूपी कितना है, 208, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूनतम पे। न्यूनतम मत मूल्य वाला राज्य, न्यूनतम मत मूल्य वाला राज्य बताओ। सिक्किम, सिक्किम के जो विधायक हैं उनके पास सबसे कम है कितना, 7। चलो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान मत मूल्य कितना है, 129। राजस्थान के हर एक विधायक के पास मत मूल्य कितना है, 129, 129, सब 29, 129, 129, 129। यूपी वालों के पास 208,
न्यूनतम सिक्किम वालों के 7। अब इसमें आपको काम ये करना है कि मैं राजस्थान के बिहाफ पर अभी चल रही हूँ, राजस्थान से हूँ, तो मैंने राजस्थान का मत मूल्य आपको लिखवा दिया। अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा देख रहा है मुझे, यूपी का, बिहार का, ठीक है, तो अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टेट की जो मत मूल्य है, ठीक है, वो आपको किसी भी जनरल बुक में भी मिल जाएगा, आप नेट पर भी इसको देख सकते हो, ठीक है, विकिपीडिया में भी आंकड़े सही आप देख सकते हो। तो आप अपने स्टेट का पता कर लेना, ठीक है। यूपी वाले का मैंने बता दिया, कोई सिक्किम का है तो सिक्किम का मैंने बता दिया। अगर राजस्थान के अलावा कोई बिहार का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है, कहीं का भी है तो वो चेक कर ले अपना, ठीक है। ये मत मूल्य हो गए। अब देखो ये राज्य के अकॉर्डिंग मत मूल्य, ये विधायकों के मत मूल्य है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हुआ। अब ये होने के बाद में ये तो पता चल गया कि अगर कोई विधायक जाएगा, अगर कोई विधायक वोट देने जाएगा तो मत मूल्य कितना होगा, विधायक वोट देगा तो। अब देखो एक सांसद का मत मूल्य कितना है। अब हुआ क्या, एक सांसद का मत मूल्य। अब एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, हुआ क्या, देखो जितने भी विधायक थे ना, उन सभी विधायकों के, मतलब सारे राज्यों के जितने भी विधायक हैं उन सभी विधायकों के मत मूल्यों को जोड़ लिया, मतलब कुल विधायकों का मत मूल्य बटा निर्वाचित सांसद। अब एक छोटा सा फिगर आपको ध्यान रखना है, निर्वाचित सांसद कितने हैं, टोटल निर्वाचित सांसद कितने हमारे पास में, समझा देती हूं मैं, देख लो। अगर अपन बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में टोटल कितने हैं, 545 -2, क्योंकि ये क्या आते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं टोटल 2, ये मनोनीत होते हैं। अब मनोनीत होने के बाद में निर्वाचित कितने बच गए, भाई ये टोटल है, टोटल में से मैंने 2 माइनस कर दिए और माइनस करने के बाद में ये आ गया निर्वाचित, इसमें मनोनीत हट गए। अपन बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितने, 245 माइनस कितना, 12 मनोनीत होते हैं ना, 12 मनोनीत करने के बाद में इसमें कितना बच गया, जरा कैलकुलेशन करो, 233। अब देखो ये और ये इनको जोड़ लो, क्योंकि ये भी निर्वाचित राज्यसभा के हैं, ये लोकसभा के निर्वाचित, संख्या कितनी हो गई, 776। ये टोटल निर्वाचित है। आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पुट हो जाए। अच्छा एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, अपन ने पढ़ा था ना अभी विधायकों की जो राज्य की कुल जनसंख्या ली थी वो 1971 की लेते हैं। थोड़ा सा उसको आप कहीं राइट अप कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मैंने उसको वहां लिखना भूल गई मैं, ठीक है। राज्य की जो कुल जनसंख्या ली जाती है विधायक, इससे पहले वाला जो पॉइंट था उसकी बात कर रही हूँ, जो विधायकों की कुल जनसंख्या जो ली जाती है वो जनसंख्या 1971 की है और 2026 तक यथावत रहेगी, ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा 26 तक। और 2026 में ये नहीं है कि 2026 वाले आंकड़े लेंगे ना, उस वक्त देखा जाएगा कि 2001 के लें, 2011 के लें, 2021 के लें, वो उस वक्त तय किया जाएगा कि कौन से आंकड़े लें। इससे तो बेनिफिट है अपन को, 1971 से जो आंकड़े हैं वो अपने फिक्स चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आंकड़ों में इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा, तो 1971 के 2026 तक तो यथावत रहेंगे। कुल अपन वापस इस पॉइंट पर आते हैं, एक सांसद का मत मूल्य बराबर कुल विधायकों का मत मूल्य बटा निर्वाचित सांसद, जो कि कितने हैं, 776। अब अगर मैं टोटल विधायकों के मत मूल्य में 776 का भाग देती हूं तो एक सांसद का मत मूल्य कितना आएगा, सांसद का मत मूल्य कितना आया, 708। ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है ना, एक सांसद का मत मूल्य कितना आया, 708। अब एग्जाम में कई बार बच्चा एक क्वेश्चन, मतलब एक क्लास में बच्चा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैडम राजस्थान के सांसद का कितना, 708, यूपी के सांसद का कितना, 708, बिहार के सांसद का 708। मतलब एक चीज समझो, सांसद जो है वो सभी राज्यों में उनका मत मूल्य, चाहे वो किसी भी राज्य से हो,
ठीक है ना, मत मूल्य 708 ही रहेगा। ऐसी गलती मत करना कि मैंने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में समझाया, नहीं। एक सांसद का मत मूल्य बराबर 708, ये समझ में आ गया। अब ये समझने के बाद में आपको एक पॉइंट पर और ध्यान रखना है। क्या? एक आंकड़े आते हैं, कुल विधायकों का मत मूल्य कितना है और कुल सांसदों का, मतलब सभी को मिलाकर उनका जोड़ कितना निकलता है। एग्जाम में आती नहीं है ऐसी संख्या, नो डाउट एग्जाम में आती नहीं है, तो इतना कंफ्यूज मत होना। जो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं या सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं वो ज़रूर इसको याद कर ले। बाकी के जो रिट में या फिर कह सकते हैं कांस्टेबल है, पटवार है, उसमें ऐसे आंकड़े नहीं आते हैं। मैं जनरली आपको केवल आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो कुल विधायकों का मत मूल्य कितना, जितने भी होते हैं, कुल विधायकों का मत मूल्य 549, ठीक है, 549474, ये विधायकों का आ गया। अब जितने भी सांसद होते हैं ना, कुल सांसदों का मत मूल्य 549408। ये अब देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, ये लगभग कैसा है, सेम। वो क्या होता है, कई जगह पॉइंट्स में संख्या आ जाती है ना, इसलिए वो ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी आप देखो लगभग आंकड़े कैसे हैं, कुल विधायकों का मत मूल्य और कुल सांसदों का मत मूल्य। अब इससे एक लाइन निकल कर आती है जो एग्जाम में क्वेश्चन तैयार कर चुकी है, जिसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्या? कुल विधायकों का मत मूल्य किसके बराबर, बताओ। कुल सांसदों का मत मूल्य। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट अप करो, चाहे आप इसे नोट लगा के लिख सकते हो, इसे ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। कुल विधायकों का मत मूल्य बराबर कुल सांसदों का मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य बराबर कुल सांसदों का मत मूल्य, से ध्यान रखना है। ये मैंने आपको फिगर बता दिए हैं, इनका फिगर कितना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं अपन। अब देखो आपने है ना अभी तक केवल इतना समझा है कि कौन सा व्यक्ति कितना मत मूल्य लेके जाएगा, अभी तक वोट कैसे होंगे ये आपने नहीं समझे। मतलब वो वोट देंगे तो किस प्रकार देंगे, आपने वो वैल्यू अभी तक, वो फिगर अभी तक नहीं समझा। अब समझेंगे अपन उसको। ये पता चल गया कौन कैसे कितना वोट देगा। अब आगे चलते हैं। देखो अब यहां जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है उसमें दो चीजों पर ध्यान दिया। पहला, वोट कैसा होता है, वरीयता के आधार पर। समझाऊंगी, पूरा अच्छे से समझाऊंगी, वरीयता के आधार पर। और दूसरा, निश्चित कोटा, आप यूं कह सकते हो, निश्चित कोटा। दोनों चीजें क्या हैं समझो पहले। देखो आपके यहाँ एक फास्ट पोस्ट, एक कह सकते हैं जिसमें हम लोकसभा है आपका, जो जिसमें जहां प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वहां इस पद्धति को काम में लेते हैं। देखो A B C D E, ये चार व्यक्ति हैं, 1 3 5 40 41। जोड़ो कितना हुआ, 90 हुआ ना। 90 में चलो इसे 100 करना है हमें। 40 हो गया, 41 80, अब बैठ गया, फिट हो गया ना। ठीक है, ए को 40 वोट मिले, बी को 41 मिले, सी को 15 मिले, डी को 3 वोट मिले और ई को 1 वोट मिला। ये वोट मिले, ये तो इलेक्शन में खड़े होने वाले उम्मीदवार हैं, ये उनको वोट मिले। अब बताओ जीतेगा कौन, जीतेगा कौन। हम सबको पता है कि मैडम सबसे ज़्यादा वोट इसको मिले तो बी जीतेगा, हम यही मानते हैं बी जीतेगा, यही हमारे यहाँ सिस्टम भी है। पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस चीज़ को गौर किया गया। मुझे ये बताओ बी को पसंद करने वाले कितने हैं,
41। ये बी को पसंद करते हैं, चाहते हैं बी बने। अब मुझे ये बताओ कितने लोग चाहते हैं कि बी नहीं बनना चाहिए? अब जरा उसके आंकड़े बताओ। बताओ बताओ फटाफट आंकड़े बताओ, मैं देख रही हूं। $59 लोग चाहते हैं, 59 लोग चाहते हैं कि बी नहीं बनना चाहिए। मुझे बताओ चाहने वाले ज़्यादा या न चाहने वाले ज़्यादा? बताओ चाहने वाले ज़्यादा या न चाहने वाले? तो हम सबको पता है न चाहने वाले ज़्यादा हैं। फिर भी जहाँ प्रत्यक्ष, जहाँ जनता वोट देती है वहाँ इस सिस्टम को फॉलो किया, जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वो विनर होगा, वो जीतेगा, उसको सीट मिलेगी, पद मिलेगा, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस चीज़ पर ध्यान रखा गया कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पसंद कम करें और नापसंद ज़्यादा लोग करें, इसलिए यहाँ निश्चित कोटा रखा। देखो निश्चित कोटे में क्या है, अगर एक सिंपल वे में बताऊं 50% प्लस 1, मतलब अगर 100 है तो 100 में से 51 अगर वोट प्राप्त हुए, कम से कम 51 प्राप्त होने चाहिए। अगर 51 वोट प्राप्त नहीं हुए तो वो व्यक्ति विनर या उसे मतलब वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। अब इसका एक सही जो रियल फॉर्मूला है मैं आपको वो बता देती हूँ, क्योंकि यूपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था, आरएस में पूछ सकता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछ सकता है, ठीक है। क्या है? कुल वैध मत बटा 1 प्लस 1 फॉर्मूला वही वैसे ही बनेगा, ठीक है। बट ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। तो कुल वैध मत बटा 1 प्लस 1 ये इसका रियल फॉर्मूला है। वरीयता का क्या मतलब है वो समझो। देखो यहां जब वोट दिया जाता है, देखो वोट कैसे डलता है, ए, बी और सी और डी, ये 4 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ये 1 ने वोट दिया, ये 2 ने वोट दिया, तीसरा व्यक्ति, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10, ये 10 व्यक्तियों ने वोट देने वाले। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ये 10 वोट देते हैं। अब आप लोग जब हम जनता वोट देते हैं तो कैसे देते हैं? 1 को बटन दबा के आ जाते हैं। यहाँ इन्हें वरीयता दी जाती है कि भाई 1 नंबर पे मुझे ये पसंद, 2 पे ये पसंद, 3 पे ये पसंद और 4 पे ये पसंद, वरीयता पूछी जाती है, ठीक है। ये आपका 2 नंबर क्या कहेगा, मुझे 2 नंबर पे ये पसंद, 1 नंबर पे ये पसंद, 3 नंबर पे ये पसंद और 4 नंबर पे ये पसंद। इसका मतलब क्या हुआ समझो। ये मान लो ए राजस्थान का है, विधायक है। अब राजस्थान का विधायक है, मतलब अपना मतमूल्य उसने 1 नंबर इसको दिया, तो मतलब उसका मतमूल्य किसके पास चला गया? ए के पास चला गया। अगर मान लो ये यूपी का है, यूपी का विधायक है, तो यूपी का विधायक है मतलब 208 उसका मतमूल्य है, किसके पास चला गया? बी के पास चला गया। तो इस तरह 1 का मतलब समझ गए, वो मतमूल्य कहाँ जुड़ जाएंगे? उसके पास आ जाएंगे। अब देखो तीसरे ने वोट दिया, अपन इसको ऐसे लेके चलेंगे, मतमूल्य नहीं लिखेंगे अपन। अब तीसरे ने कहा 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये। चलो ठीक है, अब मैं ये आंकड़े लिख दूं एक बार सारे, उसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं। ये नीचे के आंकड़े विजिबल हैं क्या आप लोगों को? ठीक है, ए, बी, सी और डी इन्होंने वोट दिया, ठीक है। अब देखते हो
ए को एक नंबर कितनी बार मिला, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। तो मुझे बताओ ए के पास कितने 5 आ गए, 1 2 3, कितने आ गए, 3 आ गए। इसको कितनी बार 1 मिला, एक ही बार मिला, 1 आ गया। डी को 1 कितनी बार मिला, 1 आ गया। डी को 1 कितनी बार मिला, 1 आ गया। अब डी को एक बार एक व्यक्ति ने पसंद किया, सी को एक बार एक ही व्यक्ति ने पसंद किया, बी के पास कितने हैं, 3 हैं, ए के पास कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, एक को पसंद करने वाले 5, इसको पसंद करने वाले 3, इसको पसंद करने वाला 1 और इसको पसंद करने वाला भी 1। अब यहां मुझे बताओ राष्ट्रपति कौन बनेगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूं, बताओ राष्ट्रपति कौन बनेगा। देखो, राष्ट्रपति इनमें से कोई भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? राष्ट्रपति इनमें से कोई भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, समझो। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई, टोटल वोट कितने, 10। भाई कितने व्यक्ति, 10, भाग लगाओ 2 का, मतलब 1 + 1 करते हो 2, 5 और 5 + 1 मैंने लगाया ना 6। कम से कम 6 वोट मिलने चाहिए। क्या किसी को 6 मिले? क्या किसी को भी 6 वोट मिले? मुझे ही बताओ। नहीं मिले ना। अब 6 वोट नहीं मिले, इससे यह साबित हो गया कि वरीयता के आधार पर तो वोटिंग हुई, परंतु निश्चित कोटा किसी भी राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन केवल एक ही बार हुई है। ऐसी कंडीशन केवल एक ही बार हुई है वीवी गिरी के टाइम के ऊपर। ठीक है, इस मतलब एक बार हुई है, उसके बाद में कभी नहीं हुई। अब जैसे कल मुझसे किसी बच्चे ने पूछा, मैम दूसरे चरण की मतगणना क्या होती है? ठीक है, तो दूसरे दौर के दूसरे चरण की मतगणना मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ। इसे कहते हैं दूसरे दौर की मतगणना। क्या होगा इसमें? अब देखो, इसमें मुझे बताओ सबसे कम वोट किसको मिला, बताओ किसको मिला सबसे कम वोट? सी और डी को। सी को मिला और डी को मिला। अब बताओ मुझे, सी को हटाऊं या डी को हटाऊं? किसको हटाना सही रहेगा? तो अगर मैं कहूं तो डी को हम हटाएंगे, क्योंकि डी के पास में देखो 4 4 4 4 4 4, डी को अधिकतम 4 4 वरीयता मिली है, मतलब डी को हटाना ज्यादा सही रहेगा। अब मैंने डी को हटाया, डी को जैसे ही मैंने हटाया, डी गया, डी को हटा दिया। अब डी को मैंने जैसे ही हटाया, हटाते ही मुझे बताओ इस एक व्यक्ति ने तो डी को वोट दिया था ना, इसका वोट भी खत्म हो गया बेचारे का। अब डी को जिसने वोट 1 नंबर दिया वो तो खत्म हो गया, परंतु डी ने अपनी दूसरी वरीयता किसको दी? समझ में आ गया वरीयता क्यों देते हैं? अगर वोट कैंसिल हो जाए तो दूसरी वरीयता पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी वरीयता किसको मिली? ए को। अब ए के पाले में 1 नंबर और जुड़ते ही 6 हो गए, और ए क्या बन गया? ए क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया। तो ये है निश्चित कोटा। अगर निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरे चरण की मतगणना की जाती है, जिसमें न्यूनतम प्राप्त मत के प्रतिनिधि को हटा दिया जाता है। न्यूनतम प्राप्त मत वाले प्रतिनिधि को हटा दिया जाता है, और उसको जिसने भी वोट दिया उसकी वरीयता कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? दूसरी वरीयता पर आ जाएगी। इसीलिए इसे कहते हैं दूसरे दौर की मतगणना। ठीक है, तो दूसरे दौर में जैसे ही, मतलब अभी मैंने आपको समझाया, ये ऐसे कई बार हो सकता है। मान लो 2 से 3 भी हो सकता है, 3 से 4 भी शिफ्ट हो सकता है। अभी आप केवल इतना समझ लो, ए को मिला, मिलते ही ए क्या हो गया? राष्ट्रपति बन गया। समझ में आया? अब यहाँ आपका राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो मेरी तरफ से कंप्लीट होती है। इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ। एक तो जब राष्ट्रपति अपना नामांकन भरता है, राष्ट्रपति जब भी अपना नामांकन भरेगा तो उसे 15,000 जमानत राशि, जिसे हम कहते हैं जमानत राशि, आरबीआई में जमा करवानी होती है। ठीक है, वो किसी भी माध्यम से करवा सकता है, डीडी के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में। 15,000 जमानत राशि आरबीआई में जमा करवानी होती है। अगर उस व्यक्ति को चुनाव रिजल्ट आने पर, ठीक है, चुनाव के परिणाम आने पर अगर 1/6 वोट प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब 12 अगर वोट गिरे तो 12 में से अगर उसको 2 वोट भी प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब 1/6, 12 का 1/6 कितना हो गया? 2।
अगर 2 वोट भी प्राप्त नहीं होते हैं तो उस व्यक्ति की 15,000 जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, वापस नहीं दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू। 15,000 जमानत राशि है और मतमूल्य आपको कितना चाहिए, कम से कम कितना मिलना चाहिए उसको, 1/6 प्राप्त होना चाहिए। ये आपकी निर्वाचन प्रक्रिया कंप्लीट मेरी तरफ से। अब आपका कोई डाउट है तो वो मुझसे आप पहले पूछ लीजिए, डाउट्स पूछिए फटाफट। हाँ, जब्त की जाती है, बिल्कुल वापस रिटर्न नहीं होती है राशि। कविता, सुनीता, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं मुझे ये बताओ। रिटर्न किस चीज मतलब वापस कौन सी बात दोहरानी है वो भी लिख दो। फटाफट लिखो। नीरज, राष्ट्रपति पद के लिए एक बार में कितने उम्मीदवार हो सकते, कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। 1, 5, 6, 10, ठीक है। पहले 3-3, 4-4 भी होते हैं, अब अपन मोस्टली देख रहे हैं 2-2 ही उम्मीदवार मिलते हैं। कोई उम्मीदवारों की संख्या निश्चित किसी अनुच्छेद में नहीं की गई है। नहीं दारा, गठबंधन का राष्ट्रपति का कोई कनेक्शन नहीं है। राष्ट्रपति केवल इस निर्वाचन से ही बनेगा, गठबंधन बहुत अलग चीज है, क्योंकि राष्ट्रपति का खुद का कोई भी पार्टी नहीं होती है। राष्ट्रपति तभी अपना नामांकन भरता है जब वो पार्टी से अपना त्यागपत्र देता है। आप गौर करें, अपने प्रणब मुखर्जी जो थे उन्होंने मोदी सर के साथ, मतलब हमारे पीएम मोदी के साथ काम किया है। तो पीएम मोदी बीजेपी के हैं और प्रणब मुखर्जी का कांग्रेस से बैकग्राउंड रहा है, बट उन्होंने कभी भी कोई उनके बीच में विवाद या मतभेद जैसी कोई स्थिति नहीं हुई। राष्ट्रपति निष्पक्ष होता है। हाँ बिल्कुल अशोक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ कृष्ण, इलेक्ट्रिकल की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी सारी, जो जैसी प्लान और शेड्यूल्ड हैं। पंकज, 52 आर्टिकल 52 में क्या राष्ट्रपति पद का उल्लेख है? 52 में बस। ये क्लासेस ऐप पर भी लॉन्च हो जाएंगी, जीतराम ऐप पर आपके पास मिल जाएंगी, निश्चिंत रहो। अभी लाइव पढ़ रहे हो। अनुमोदक जो है वो प्रस्ताव, मतलब अनुमोदक और प्रस्तावित में, प्रस्तावित जो होते हैं वो प्रस्ताव तैयार करते हैं, ठीक है। और प्रस्ताव तैयार करने बाद में उस प्रस्ताव पर 50 व्यक्ति या 50 से अधिक स्वीकृति देते हैं। उस प्रस्ताव पर स्वीकृति देने वाले अनुमोदक कहलाते हैं और प्रस्ताव तैयार करने वाले प्रस्तावित कहलाते हैं। नहीं जी अजय, अभी क्लास अभी मेरी पूरी पड़ी है, मैंने केवल आपको एक छोटी सी निर्वाचन प्रक्रिया समझाई है। अभी अपन आगे और बढ़ेंगे। 1, 2, 3 में क्या है? 1, 2, 3 में क्या मतलब, मैं समझी नहीं। 1, 2, 3 का क्या? हाँ बिल्कुल, 15,000 ही जमा करवानी होती है। कौशल, मैंने एमएलए के जो वोट वैल्यू कैलकुलेशन है वो मैंने समझा दी बोर्ड पर। शायद आप लेट थे कौशल, आप देख लेना, मैंने समझा दिया है। कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखवाया था और किस राज्य का ज़्यादा है कम वो भी लिखवा दिया। बिल्कुल, महाभियोग पर भी आऊँगी मैं। अभी मैंने जो निर्वाचन प्रक्रिया बताई है उस पर अगर कोई डाउट है तो वो पहले मुझसे पूछ लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। दारा क्या पूछना चाह रहे? राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए। हाँ बिल्कुल, 2 बार निर्वाचित हुए। विधानसभा चुनाव हारा हुआ सदस्य सतवीर, क्या ये क्वेश्चन आप मुझसे 6 बजे बाद पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे पाऊंगी। अभी केवल आप मुझसे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि मेरी आगे फिर अपनी क्लास भी करनी है। हाँ बिल्कुल,
मुझे लगता है अब कोई डाउट नहीं है बच्चों को। विधि और विधायक में क्या अंतर है? विधि कानून होता है और विधायक एमएलए होता है, एक व्यक्ति को कहा जाता है। विधि कानून होता है। वोट वैल्यू कौशल कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैंने दोनों फॉर्मूले लिखवाए हैं। शांति 56 आर्टिकल अभी अपन डिस्कस करेंगे, निश्चिंत रहो। हाँ, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है सारी डिस्कस करेंगे। अध्यादेश पर अपन शक्तियों में चर्चा करेंगे। धारा पहले उनकी संख्या 10-10 थी, मैंने कल की क्लास में समझाया है। अधिकतम आयु निर्धारित हुई है क्या? किसकी अधिकतम? राष्ट्रपति की। 35 वर्ष कम से कम है, अधिकतम का कोई उल्लेख नहीं है। 50 का, 100, 150 जो भी आयु हो राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी एमएलए प्रेसिडेंट कैंडिडेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है, न्यूनतम 35 होनी चाहिए, 35। शैलेंद्र, अधिकतम नहीं है। विपक्षी दल का नेता राष्ट्रपति कैसे बन सकता है? विपक्षी दल का नेता, आप ये समझे कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकता है। जो मैंने आपको कल योग्यता बताई थी वो योग्यता होनी चाहिए, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति की कोई पार्टी नहीं होती। बंसी, अपनी क्लास का टाइमिंग 3 बजे है। चलो अपन आगे चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं, समझो। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अपन चर्चा करते हैं। प्रक्रिया अपनी हो गई, अब अपन बात करते हैं शपथ की। जैसा कि अपन ने शपथ के बारे में देखा है, राष्ट्रपति शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 में वर्णित है। राष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अब इसकी खास बात क्या है? अभी कुछ बच्चों को हो सकता है इसके बारे में पता हो, कुछ बच्चों को इसकी सूचना ना हो। अनुसूचियां करके हमारे संविधान में एक हिस्सा है। उस अनुसूची 3 के अंदर, अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख मिलता है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ। जो शपथ की लाइनें हैं या शपथ किस, जैसे पद व गोपनीयता की अलग होती है, तो किस चीज़ की शपथ ली जाती है उसकी लाइनें अलग अलग हैं। तो अनुसूची 3 में सभी की शपथ का उल्लेख अलग अलग दिया हुआ है, परंतु राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में ही है, अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख नहीं है। तो पहला पॉइंट क्लियर, अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख नहीं है, अनुच्छेद 60 में मिलेगा। दूसरा पॉइंट, शपथ राष्ट्रपति किसकी लेता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शपथ किस अनुच्छेद में सब बच्चों को पता है, बहुत कॉमन है, ठीक है। दूसरा, शपथ कौन दिलाता है वो भी सब बच्चों को पता है, कॉमन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। पॉइंट यहाँ समझने वाला क्या है, जो जैसे रिट है, सेकंड ग्रेड है, पटवार है, ठीक है। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या पुटअप हो जाता है कि राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है? परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। शपथ किसकी लेता है? परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा व कल्याण, जनता की सेवा व कल्याण की शपथ प्राप्त करता है। परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा व कल्याण, जनता की सेवा व कल्याण की शपथ प्राप्त करता है। कुछ चीजें ध्यान से समझना, ये जो मैंने क्रम लिखा है ये इसी क्रम में है, तो आपको भी इसको इसी क्रम में ध्यान रखना है, ठीक है। सेवा और कल्याण की भी शपथ लेता है। अब शपथ की पहली अनुच्छेद 60 में परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण और जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। अब आगे समझो, शपथ दिलवाता कौन है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, जो कि गलत जवाब है। उपराष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, अगर ये व्यक्ति नहीं होता
तो इसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। इसके द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीश, मतलब अगर ये नहीं है तो इसके न होने पर वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, शपथ का पॉइंट क्लियर। अपन आगे बढ़ते हैं। शपथ के बाद अब मैं आपसे चर्चा करती हूं कार्यकाल की। कार्यकाल अनुच्छेद 56 में आपको मिलता है। ये ध्यान रखो, ये क्लास इतनी ऑर्डिनरी नहीं है कि मैं आपको कार्यकाल 5 वर्ष लिखा और मैं खत्म, इसमें अपन काम ही नहीं करते। ठीक है, क्योंकि 5 साल वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाता। पूछने के लिए और बहुत सी चीज़ें डिटेल में है। अनुच्छेद 56 को बच्चा केवल सोचता था कि मैडम कार्यकाल, आज आपको पता चलेगा 56 में और क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस पॉइंट से जुड़ी हुई हैं। अनुच्छेद 56 का जो सबसे पहला बिंदु वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अब देखो 56 के पहले पॉइंट का ये क्या कहता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा। कई बार अपन एग्जाम में आ जाता है संबोधित करना, तो बच्चा क्या इससे कंफ्यूज हो जाता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अब इसका देखो, ये क्या कहता है, ये कहता है कि संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के आधार पर महाभियोग से हटाया जाएगा। राइटिंग में कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा मैं क्या बोलने के साथ थोड़ा सा तेज लिख रही हूँ इसलिए, ठीक है, बाकी आपको समझ में आ जाएगी, इसे कोई इतना भी खराब नहीं है। संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के महाभियोग से हटाया जाएगा। ये कुछ बच्चों ने पहली बार पढ़ा होगा क्योंकि उन्होंने महाभियोग हमेशा 61 में ही पढ़ा है। यहाँ मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर कर दूं कि 61 में भी महाभियोग है और 56 का सब क्लोज पहले का है, इसमें भी महाभियोग का उल्लेख है, ध्यान रखना। ठीक है, गय क्या कहता है, गय की भी सुन लो। गय ये कहता है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। गय क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपना पद तब तक नहीं छोड़ेगा, या कह सकते हैं अपने पद को तब तक धारण करेगा जब तक नया राष्ट्रपति पद धारण न कर ले। पुराना जो राष्ट्रपति है जिसके मान लो कि कार्यकाल पूरा हो गया, एक एग्जाम्पल समझो, कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल हुए, कार्यकाल पूरा हो गया। अब होता क्या है कि अगर 25 जुलाई को कार्यकाल पूरा होता है तो उससे लगभग महीने 1.5 महीने पहले इलेक्शन होकर ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। मतलब महीने भर पहले ही हमें पता चल जाता है कि ये राष्ट्रपति है और लगभग 15-20 दिन बाद में वो अपनी पद धारण कर लेते हैं। अब मानो हुआ क्या, इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के चुन लिया गया, चुनने के जैसे ही हमने शपथ दिलाने की बात आई उससे 1 या 2 दिन पहले ही उनका निधन हो गया। अब निधन हो गया तो मुझे बताओ 2 दिन के अंदर तो चुनाव होने संभव नहीं है। उस परिस्थिति में जो राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल खत्म होने वाला था वो व्यक्ति, वही राष्ट्रपति जो है वो आगे भी काम करेगा। कब तक, जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लेता। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैडम 5 ही साल फिक्स 5 साल बाद जाना पड़ेगा ना। ये पॉइंट कहता है 5 साल बाद भी वो तब जाएगा जब स्थिति सामान्य हो जाए, नया उम्मीदवार आने योग्य हो जाए, आ जाए, सीट पर बैठ जाए। ठीक है, देखो आने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद में अगर मान लो तीसरे दिन उसका निधन हो जाए तो इलेक्शन वापस होंगे, ऐसा नहीं पुराने वाले को बुलाएंगे ना। शपथ नहीं ली है उस व्यक्ति ने, उससे पहले अगर उसका निधन हो जाए तो जिसका कार्यकाल चल रहा है राष्ट्रपति का वही आगे चलेगा, उसी का कार्यकाल जो है वो आगे चलेगा और तब तक चलेगा जब तक नया राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर लेता। पॉइंट समझ में आ गया ये वाला। अब आगे देखो, इसी का, ये तो पहला था, 56 का ही दूसरा हिस्सा क्या कहता है। 56 का जो दूसरा पॉइंट है, मैं कुछ इसको रब कर देती हूँ पॉइंट्स को। 56 का ही जो दूसरा हिस्सा है वो क्या कहता है
कि जैसे ही उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र मिलेगा, उपराष्ट्रपति को जैसे ही त्यागपत्र मिलेगा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। उपराष्ट्रपति को जैसे ही त्यागपत्र मिलेगा, उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा कि राष्ट्रपति पद खाली हो चुका है। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब देखो आगे, ये कार्यकाल हो गया अपना 56 का। कार्यकाल के मतलब 56 अनुच्छेद 56 में कार्यकाल से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। अगर 56 से क्वेश्चन आया तो आपका कहीं भी गलत नहीं होगा, ये मैं कंफर्म कह सकती हूँ। अब कार्यकाल के बाद में अपन एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 57 क्या था जरा बताना, देखते हैं कल के पॉइंट्स याद है या नहीं है। अनुच्छेद 57 बात करता है पुनर्निर्वाचन की। वो क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति पद पर है या पद धारण कर चुका है पहले, कभी या तो पहले पद धारण कर चुका है या अभी पद धारण किए हुए हैं, कोई भी कैसा भी उम्मीदवार हो वह राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा, योग्य होगा। इस पॉइंट से क्या समझे कि भारत में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है वो वापस चुनाव लड़ सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर पहले कभी बना हो राष्ट्रपति भारत का, वो भी वापस दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तीसरा पॉइंट, एक व्यक्ति हमारे यहाँ कितनी भी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, इसकी कोई संख्या नहीं है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका उल्लेख भी है किसमें, अनुच्छेद 57 में। अब देखो एक चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बच्चे कई बार पूछते हैं मैडम अगर वो पहली बार चुनाव राष्ट्रपति बने, दूसरी बार चुनाव लड़े पर हार जाए तो क्या तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा। तीसरी बार भी हार जाए, चौथी बार भी लड़ेगा, चौथी बार मान लो जीत जाए तो 5वीं बार नहीं लड़ सकता। मतलब राष्ट्रपति 2 ही बार बनेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति 2 बार बनेगा। ये अमेरिका में है, ये और ध्यान रखना, ठीक है ना, 2 ही बार बनेगा अमेरिका में। भारत में इसकी कोई संख्या तय नहीं की गई है, भारत में इसकी कोई भी संख्या तय नहीं की गई है। 57 हमने समझ लिया, 58 योग्यता हम देख ही चुके थे। 59 समझ लेते हैं। देखो अनुच्छेद 59 क्या कहता है, 59 क्या कहता है, पद हेतु शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें हैं, अनुच्छेद 59 में इनका उल्लेख है और शर्तें क्या है वो देखो। पहली शर्त क्या कहती है, अगर कोई भी उम्मीदवार संसद या विधानमंडल का सदस्य है, अगर संसद व विधानमंडल का सदस्य है तो या तो वो सदस्यता से त्यागपत्र दे दें, और अगर त्यागपत्र नहीं देता वो व्यक्ति और राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है, अगर त्यागपत्र नहीं देता राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है, त्यागपत्र नहीं देता राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है, तो उसका सांसद या विधानमंडल में जो भी पद है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ये पहला बिंदु कि अगर संसद या विधानमंडल किसी का भी सदस्य है तो राष्ट्रपति पद धारण करते ही उसका वो पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके एक बार, अन्य किसी लाभ के पद पर न हो, अन्य कोई भी दूसरा लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे उसको सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट्स या वेतन भत्ते या वेतन मिल रहा हो। अब देखो तीसरा, आपके यहाँ राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवास, जिसे आप क्या कहते हो, राष्ट्रपति भवन, शासकीय आवास या कैसे निवास में रह सकता है तथा वेतन भत्ते
अनुसूची 2 में वर्णित हैं। कितने हैं अभी बता दूंगी मैं आपको, अभी केवल शर्तों को समझो। बिना किराया दिए शासकीय निवास में रह सकता है और वेतन भत्ते हैं वो अनुसूची 2 में वर्णित मिलेंगे। चौथा पॉइंट ये गौर करके देखना, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। ये आपको एक चीज़ आगे पॉइंट समझाऊंगी मैं, कहाँ, वित्तीय आपातकाल में, जहाँ सबके पैसों की कटौती होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट से अगर कोई भी पैसा प्राप्त कर रहा है तो उनका वेतन आधा या जितना भी हो कम हो जाता है, बट राष्ट्रपति के वेतन में और राज्यपाल के वेतन में कटौती नहीं होती है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन में कटौती होगी, ठीक है, परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में कटौती नहीं होगी। ये इसकी शर्तें हैं। जहाँ तक मुझे पता है कुछ बच्चों ने ये शर्तें पहली बार पढ़ी होंगी, पहली बार देखी होंगी। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सिंपल से सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ और चाहती हूँ अगर कोई बच्चा RS मेंस प्री भी दे, ठीक है, मेंस में तो रिटन फॉर्म ज़्यादा होता है, अगर प्री भी दे रहा है RS जैसे, तो भी प्री से उसका क्वेश्चन जो है वो दूर न रहे, ध्यान रखना, ठीक है ना। मेरा लेवल सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चाहे पटवारी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रिट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या किसी भी अदर स्टेट की कोई भी एग्जाम हो जिसमें पॉलिटी आती है, क्योंकि पॉलिटी की सबसे खास बात यही है वो हर स्टेट में एक जैसी ही है, ठीक है ना। देखो ये शर्तें हुई, संसद या विधानमंडल का अगर सदस्य है और राष्ट्रपति बन जाता है तो सदस्यता खत्म हो जाती है उस पद की। अन्य कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, बिना किराया दिए शासकीय निवास में रह सकता है और वेतन अनुसूची 2 के अनुसार उसको दिया जाएगा, जो भी अनुसूची 2 में वर्णित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन में कटौती नहीं होगी। ये 4 शर्तें आपकी अनुच्छेद 59 में लिखी गई हैं। अब आगे कुछ चीजें समझ लेते हैं। वेतन कितना है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? अभी लेटेस्ट 2018 में ही चेंज हुआ है, 5 लाख, सालाना नहीं है, मंथली है, ठीक है ना। प्रति माह 5 लाख उसका वेतन है राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, अभी मत सोचना कि मैडम हम तो गलत तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रपति बन जाते 5 लाख वेतन मिलता, ठीक है। 5 लाख उसकी पर मंथ है। आगे सुनो, बेनिफिट्स, टैक्स फ्री, टैक्स नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। अभी तो चलो टैक्स स्लैब में चेंजेस हो गए काफ़ी, पहले क्या था 5 लाख के ऊपर आपको टैक्स आपका स्टार्ट हो जाता था। अगर कोई व्यक्ति साल का 5 लाख कमाता है तो टैक्स देना पड़ता था, या महीने के 5 लाख है वो भी कैसे है, टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। प्लस पेंशन, पेंशन कितनी मिलती है, वेतन के 50%, वेतन के कितना, 50%। तीसरा पॉइंट, वेतन प्राप्त कहाँ से होता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति को वेतन जो है या पेंशन कुछ भी केंद्र की संचित निधि से दी जाएगी। 5 लाख टैक्स फ्री होता है, पेंशन 50% है, पेंशन 50% होती है वेतन के, और वेतन मिलता कहाँ से, केंद्र की संचित निधि से। और वेतन का उल्लेख कहाँ मिलेगा, अनुसूची 2 में। एक बात बता दूं, इतनी सारी चीज़ें एक साथ समराइज वे में एक ही जगह आपको मिल रही है, कहीं पॉसिबल नहीं है। अगर कोई वेतन समझाएगा तो 5 लाख लिखवा कर ख़त्म कर देगा, आप कहीं भी देख लेना, कहीं भी देख लेना। इतने सारे पॉइंट्स वेतन को लेकर एग्जाम में आपसे जो भी पूछने वाले पॉइंट है ना, मैंने वो आपको क्लियर कर दिए। वो अनुसूची 2 पूछ सकता है, कहाँ से मिलता है, राज्य की संचित निधि, केंद्र की संचित निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, केंद्र की आकस्मिक निधि, ठीक है ना। अब ये निधि क्या होती है, अभी केवल निधि को यूँ समझ लो कि 2 तरह की तिजोरी है, एक का नाम संचित निधि है, एक का नाम आकस्मिक निधि है। राज्य की अलग होती है और केंद्र की अलग होती है। अब देखो, टैक्स फ्री होता है, कोई कर नहीं लगता, कर मुक्त होता है, पेंशन उसको 50% मिलती है। वेतन के बाद त्यागपत्र हम देख ही चुके हैं, त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देंगे, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और लोकसभा अध्यक्ष इसकी
लोकसभा अध्यक्ष को और उपराष्ट्रपति इसकी क्या देगा, सूचना देगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझो, अनुच्छेद 62 के आधार पर क्या कहना चाह रहा है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, पद रिक्त होने की स्थिति पर। अब देखो, राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे भी हुआ हो, चाहे त्यागपत्र से हुआ हो, चाहे मृत्यु हुई हो, चाहे महाभियोग से हुआ हो, कोई भी परिस्थिति हो, अगर पद रिक्त बीच में हो जाता है, अगर कोई भी स्थिति हो, अगर पद बीच में ही खाली हो जाता है, मध्य में ही खाली हो जाता है, तो अधिकतम 6 माह के भीतर चुनाव करवाकर नया राष्ट्रपति लाया जाएगा। तो पॉइंट समझना, राष्ट्रपति में अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान पद रिक्त होने पर नए चुनाव या नया राष्ट्रपति अधिकतम कितने समय में आना जरूरी है, 6 महीने में हमें नया राष्ट्रपति लाना होगा। पहला पॉइंट समझ में आया, 6 महीने अधिकतम। कहोगे मैडम 6 महीने तक देश को कौन संभालेगा? 6 महीने तक जब तक राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, जब तक राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश को संभालेंगे या कार्य करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरी बात इसी में समझो, अब होता क्या है, आपके यहाँ चुनाव है, होगा क्या, चुनाव होते हैं। अब अगर ग्राम पंचायत में देखते हो, कहीं भी देखते हो, तो वहाँ अगर मध्य में चुनाव होते हैं, अगर मध्य में चुनाव होते हैं, तो जब नए चुनाव होंगे तो वो शेष कार्यकाल पूरा करेंगे। मान लो 2 साल बाद चले गए, 3 साल बाद चले गए, तो जो नए आएंगे ना वो 2 ही साल काम करेंगे, शेष वर्ष। राष्ट्रपति में क्या होता है, अगर कोई राष्ट्रपति का मान लो 2 वर्ष के बाद निधन हो गया, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो 3 साल थोड़ी ना करेगा ना, जो नया राष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 वर्ष का ही कार्यकाल लेकर आएगा। ठीक है, पूरा 5 वर्ष, शेष कार्यकाल का कोई वर्णन नहीं है। अगर कोई नया राष्ट्रपति आया, चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी भी आए, ठीक है, उसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष ही होगा। 62 का पॉइंट समझ में आया। अब अपन एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, महाभियोग। अभी जैसे कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे क्या है, कैसे लगता है, किस पर लगता है, उस पर चर्चा करते हैं। देखो, महाभियोग कई बार अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं महाभियोग से, बच्चों को कई बार समझ में भी नहीं आता। आज आपको महाभियोग अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा कमिटमेंट आप लोगों से, समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा महाभियोग पे अब से। अब देखो, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि महाभियोग जो शब्द है वो राष्ट्रपति के लिए काम में लिया गया है। हालांकि महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है, न्यायाधीशों पे लगता है, CAG पे लगता है, ठीक है ना, ये चीज समझना, लगेगा इन सब पे, परंतु महाभियोग जो शब्द है उस शब्द का जो प्रयोग है वो केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है। और महाभियोग जो है वो आपको 2 अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद पहले 56 लिख लेते हैं, 56 और अनुच्छेद 61, 2 जगह महाभियोग मिलता है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानताएं हैं? समानता ये है कि दोनों में महाभियोग शब्द लिखा है, ठीक है। और 56 कहता है कि महाभियोग क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, किस पर लगेगा, ठीक है। और 61 कहता है कि महाभियोग इस प्रकार लगेगा, मतलब 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, किस प्रकार लगेगा 61 बोलता है, क्यों लगाएंगे और किस पर लगाएंगे यह 56 बोलता है। तो महाभियोग 2 जगह मिलेगा, 56 और 61। 56 में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ आपको कहाँ मिलेगा। अब आगे समझो, महाभियोग लिया कहाँ से गया, अपनाया कहाँ से गया, अमेरिका से अपनाया गया। महाभियोग लगाने का कारण क्या होगा, महाभियोग लगाने का कारण होगा संविधान पर अतिक्रमण, संविधान पर अतिक्रमण, ये कारण है। अब बात आती है कि परिणाम क्या होता है इसका, रिजल्ट क्या निकलेगा। क्या राष्ट्रपति को सजा दी जाती है या केवल पद से हटाते हैं, या सजा और पद से हटाना दोनों के काम होते हैं, या सस्पेंड होता है,
देखो हम कई बार क्या करते हैं, उन चीज़ों पे गौर नहीं करते जो एग्जामिनर क्वेश्चन अराइज कर लेता है। बेसिकली सबने पढ़ा होगा, पर जब ऑप्शन आते हैं ना सामने, तब बच्चा कंफ्यूज होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग से राष्ट्रपति पद से हटेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, सजा दी जाएगी केवल, तीसरा ऑप्शन। पद से हटाकर सजा दी जाएगी, तीसरा ऑप्शन। चौथा, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाएगा। तो केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है, परिणाम क्या है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को केवल और केवल पद से हटाया जाएगा, उसे सस्पेंड नहीं करेंगे, उसे सजा नहीं देंगे, केवल पद से हटा देंगे, यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। ठीक है, अब महाभियोग को समझो। आपने देखा महाभियोग कहाँ मिलेगा, महाभियोग कहाँ से लिया गया, महाभियोग के कारण क्या है और महाभियोग का परिणाम क्या होता है। अब महाभियोग कैसे लगता है ये समझो। महाभियोग हम सबको पता होना चाहिए कहाँ रखा जाएगा, संसद में। संसद के दो सदन, एक को आप कहते हो लोकसभा और दूसरे को आप कहते हो राज्यसभा। ये चार्ट आपको ये चार्ट ही नोट करवाऊंगी मैं, आपको ध्यान रखना। अब देखो होगा क्या, महाभियोग जो है किसके लिए लेकर आ रहे हो, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। और वो भी मोस्टली ध्यान रखो कि लिखित में ही दी जाती है, हालांकि लिखा नहीं है कहीं भी, पर लिखित में ही देते हैं। महाभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दो कि भाई हम आपके लिए महाभियोग लेकर आ रहे हैं, महाभियोग लेकर आ रहे हैं। अब 14 दिन बाद जैसे सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद में 15वें दिन, सूचना मतलब 14 दिन के बाद जैसे ही सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद में, यहाँ ध्यान रखना, दो चीज बना रही हूं मैं। सूचना मिलने के बाद या तो लोकसभा या राज्यसभा, उसमें मर्जी है आपकी, किसी भी सदन में, मैं यहां मानकर चलूंगी लोकसभा, बाकी किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ध्यान रखना, महाभियोग किसी भी सदन में रखा जाए, कुल सदस्य इस सदन में जितने हैं, कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्य अगर हाँ भरेंगे, प्रवेश के लिए स्वीकृति देंगे, तो ही लोकसभा में प्रवेश करेगा। यहाँ एक बात समझना, केवल उसको प्रवेश कमरे में लाने, लोकसभा में लाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, 1/4। अगर राज्यसभा में लाया जाए तो 1/4। ठीक है, प्रवेश के लिए मान लो लोकसभा में प्रवेश कर गया, लोकसभा में प्रवेश होने के बाद 2/3 सदस्य अगर इसे पारित कर देते हैं, अगर 2/3 सदस्य महाभियोग को पारित कर देते हैं, तो यह महाभियोग कहा जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा चाहे तो इस महाभियोग की जांच के लिए समिति का गठन कर सकती है। अगर राज्यसभा को लगता है कि नहीं हम सपोर्ट में हैं, जो लोकसभा कह रही है वो सही है, तो ज़रूरी नहीं है वो इसकी जांच करे, परंतु अगर दूसरा सदन जांच करना चाहे तो वो जांच कर सकता है। और जांच के बाद यदि वह भी 2/3 बहुमत से अगर सदन में महाभियोग को पारित कर दें, तो दोनों सदन में महाभियोग पारित होने पर राष्ट्रपति पद क्या मान लिया जाएगा, राष्ट्रपति पद क्या मान लिया जाएगा, रिक्त। राष्ट्रपति पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। समझ में आया। एक बात और समझो, अगर 2/3 लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रपति पद यथावत रहेगा। 2/3 दोनों सदन में पारित होना चाहिए। अगर महाभियोग दोनों सदन में पारित नहीं होता, अगर महाभियोग दोनों सदन में पारित नहीं होता तो राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होता, राष्ट्रपति अपना काम करता। ठीक है, ये समझ में आया। महाभियोग के इस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोशिश एग्जामिनर की यही रहेगी, वो आपसे इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अराइज करेगा। ठीक है, हो सकता है अपने आज शाम की जो 6 बजे की जो क्विज है या 6 बजे का जो अपना क्वेश्चंस का जो सिलसिला है जिसमें अपन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से भी हो सकता है। ठीक है ना, मैं आपको PDF आज टेलीग्राम पे प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि मैंने शायद तैयार नहीं की है, नो डाउट आज नहीं मिल पाएगी आपको। क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कल वाले सेशन में, कल जैसे अपन ने लिखकर क्वेश्चंस किए थे, डिस्कस किए थे, अपन आज भी वैसे ही डिस्कस करेंगे। शाम को 6 बजे मैं आपके सामने फिर लाइव आऊँगी। ठीक है, और उस लाइव सेशन में अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो राष्ट्रपति के होंगे,
ज़रूरी नहीं है अपन ने आज और कल जो पढ़ा, कहीं से भी हो सकते हैं राष्ट्रपति के क्वेश्चंस। तैयार होकर आना। अभी अपनी क्लास खत्म नहीं हुई है, अपन महाभियोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद शक्तियाँ चाहे अपन कल पढ़ लेंगे। अभी महाभियोग कंप्लीट करके फिर जाना है सबको, ठीक है। अपन एक बार इसको फिर समझ लो। महाभियोग को 14 दिन पूर्व सूचना के बाद संसद में रखेंगे, सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में रखने से पहले, मतलब लोकसभा में आने से पहले, बाहर लोकसभा के ही लोग गेट से बाहर जाएंगे, लोकसभा के, और मतलब एक समझा रही हूँ मैं, ठीक है। लोकसभा के व्यक्ति उसे सदन में रखने के लिए 1/4 सदस्य अगर अनुमति देंगे, 1/4 अनुमति देंगे तब सदन में आएगा। सदन में आने के बाद 2/3 हाँ करें, फिर राज्यसभा में जाए और राज्यसभा में फिर 2/3 व्यक्ति हाँ करें, फिर दोनों सदन में पारित होगा, तब राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। कोई कहेगा मैडम कोई राष्ट्रपति पद खाली ना करे तो। महाभियोग अगर पारित हो गया, देश के लिए, लोकसभा राज्यसभा सब के लिए वो पद रिक्त हो गया, यूं मान के चलो, ठीक है। महाभियोग के कुछ पॉइंट्स पर और डिस्कस करते हैं। महाभियोग पर मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बातें सबको पता होती हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो महाभियोग के 2-3 पॉइंट्स क्या है। सबसे पहली बात, महाभियोग में संयुक्त अधिवेशन, महाभियोग जब भी जारी होता है उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त बैठक जिसको आप कहते हो, लोकसभा राज्यसभा एक साथ आ जाए, बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये हमेशा ध्यान रखना। आरएस का बच्चा हो, फर्स्ट ग्रेड का बच्चा हो, रिट का बच्चा, ध्यान दे। संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा राज्यसभा, अब देखो 545 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में ये व्यक्ति है। मुझे ये बताओ, अगर दोनों को एक साथ ले आए तो यहाँ सीट ज़्यादा उम्मीदवार किसके? लोकसभा के। तो जो लोकसभा चाहेगा जवाब तो वही होगा। अगर लोकसभा महाभियोग को पारित करना चाहेगा पारित कर देगा, खारिज करना चाहेगा खारिज कर देगा, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में पूरा बागडोर या पूरी जो कड़ी होती है वो लोकसभा के हाथ में होती है संयुक्त अधिवेशन में, ठीक है। इसलिए महाभियोग में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरी बात आपको खास तौर पे क्या समझनी है, ये जो मैं पॉइंट्स महाभियोग के बता रही हूँ ना, एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से तैयार होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या तैयार होना है क्वेश्चंस में? आपने एक पॉइंट देखा था, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचित भाग लेते हैं ना, उसमें निर्वाचित भाग लेते हैं। अब समझो, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है या जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उस वक्त लोकसभा व राज्यसभा के चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों सदस्य भाग लेंगे। खास तौर पे ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति आता है तब मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, पर जब राष्ट्रपति को भेजा जाता है तब मनोनीत भाग लेते हैं। पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीसरा बिंदु मैं आपको क्या समझा रही हूँ, राज्य विधानसभा निर्वाचन में भाग लेती है, परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेती। ये फिर पॉइंट नोट करने वाला है, ध्यान रखना। राज्य विधानसभा जो है वो भाग नहीं लेती है महाभियोग में। और चौथा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, वो क्या है पॉइंट, कि महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसे क्यों कहा जाता है और ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है, ठीक है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जब महाभियोग लगता है तो संसद जो है वो न्यायालय की तरह काम करती है, ठीक है। इसे न्यायिक कहा। इसे अर्ध क्यों कहा वो सुनो, क्योंकि यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि जब निर्वाचन होता है
जब निर्वाचन होता है और जब महाभियोग लगाकर हटाया जाता है तो क्या लोग सेम होते हैं? क्या व्यक्ति जितने निर्वाचित करके लेके आते हैं क्या उतने लोग ही महाभियोग में भाग लेते हैं? नहीं। हमने समझा है मनोनीत मनोनीत जो है वो चुनाव में तो भाग नहीं लेते पर महाभियोग में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य चुनाव में तो भाग लेते हैं पर महाभियोग में भाग नहीं लेते। इसलिए इसको क्या कहा? अर्ध न्याय। मतलब राज्य विधानसभा के लोगों को निर्वाचित करने का तो अधिकार है परंतु राष्ट्रपति कर महाभियोग में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मनोनीत राष्ट्रपति को निर्वाचित तो नहीं करते परंतु महाभियोग में भाग लेकर उसे हटा जरूर सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है। पांचवा पॉइंट इसका अगर अपन देखते हैं, पांचवा बिंदु मैं ऊपर लिख देती हूँ। महाभियोग का पांचवा पॉइंट क्या कहता है? क्या आज तक कभी किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा भारत के? तो समझ लो भारतीय राष्ट्रपति पर आज तक एक बार भी महाभियोग न लगाया गया, न पारित हुआ, न जारी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति में से किसी ने भी संविधान पर अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए महाभियोग नहीं लगा। ये महाभियोग के आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको गहराई से ध्यान होना चाहिए। आपका जो मैंने पहला चरण बताया था कि राष्ट्रपति में अपन शपथ, कार्यकाल, निर्वाचन पर डिस्कस करेंगे। पहला चरण जो है हमारे राष्ट्रपति का आज कंप्लीट हो चुका है। कल से वही 3 बजे हम आपके राष्ट्रपति का जो आपका शक्तियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्तियां। ठीक है। कल अपन राष्ट्रपति की शक्तियों पे शुरुआत करेंगे। शाम को आप 6 बजे मुझे मिल जाइए, अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। हाँ बिल्कुल ऋषभ। हाँ रोहन, अच्छी बात है। मनोहर, हाँ रिया, क्लास डेली चलती है। हाँ रिया, मैं दिल्ली का मतलब कल से ही क्लास स्टार्ट की है मैंने। कल्पना, टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर कर लीजिए। बाकी आप कमेंट कर दीजिए तो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई में डाल दूंगी। मैंने कल भी अपने डाला था। हिंदी की क्लासेस अभी फ़िलहाल वाईफाई श्रीराम की ओर से केवल लाइव क्लास पॉलिटी की चल रही है और शाम को 6 बजे पॉलिटी के क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अभी क्लासेस नहीं चल रही है। बाकी सारी क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट होंगी। हिस्ट्री भी स्टार्ट होगी, आपकी साइको मनोविज्ञान भी स्टार्ट होगी। हाँ गुजर, 6 बजे क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे। क्वेश्चंस की क्लास होगी। क्लास नहीं है, केवल क्वेश्चंस क्लास है। सीटेट का क्लास कब चलेगा? अमित, अगर आपके सीटेट में राष्ट्रपति है तो क्लास सेम चल रही है। ठीक है, मैं बता देती हूँ टेलीग्राम आईडी। नरेंद्र, 3 बजे क्लास रहेगी। पॉलिटी सब्जेक्ट, अभी केवल पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा है तो 3 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। हाँ रोहन, टेलीग्राम आईडी दे रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिख देती हूँ। चलो टेलीग्राम आईडी लिख देती हूँ मैं। टेलीग्राम और फेसबुक है, इंस्टा है, मतलब आप जिस भी सोशल मीडिया पर साइट पर हैं आपको मिल जाएगा। तीनों पर, इंस्टा पे भी डलता है, आपके फेसबुक पे भी डल रहा है, आपके श्रीराम के, और आपके यूट्यूब पे भी रहता है, टेलीग्राम पे भी है। आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर मैं टेलीग्राम की बात करती हूँ तो टेलीग्राम पे आपको हम मिलेंगे श्रीराम EDU। ठीक है, ये तो अपना चैनल है। और ग्रुप की अगर मैं बात करती हूँ तो श्रीराम EDU
स्टूडेंट्स। यूट्यूब पे अपन वाईफाई के नाम से हैं, जिस पर आप अभी देख रहे हैं। एफबी पर आपको श्री राम के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। या आप सुभाष मील जो अपने डायरेक्टर सर हैं, उनकी फेसबुक आईडी देख लें, फेसबुक में मिल जाएगा। हाँ, रजनीश, अमेरिका में लगातार भी 2 बार बन सकता, पर 2 ही बार बनेगा, राष्ट्रपति 2 ही बार बनेगा। रमेश, ये जीके का ही एक पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस, जीके की ही क्लास चल रही है ये। टर्न पर हटाने उपराष्ट्रपति का पद से संभाल। ब्रह्म, मैं समझी नहीं ब्रह्मदेव, क्या समझाना, क्या पूछना चाह रहे हो? अगर मतलब उपराष्ट्रपति अगर पद संभालता है, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे रहेगा तो पैसे उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति वाले नहीं मिलेंगे, उपराष्ट्रपति को पैसे राष्ट्रपति के मिलेंगे, मतलब 5 लाख मिलेंगी तनख्वाह, यूँ समझ लो। हाँ पंकज, टेलीग्राम मैंने ग्रुप लिख दिया। हाँ रिया, क्वेश्चन प्रेसिडेंट से ही होंगे। रिया, केवल मेरी पॉलिटिकल की क्लास ही चलती है, धीरे धीरे और क्लासेस स्टार्ट होंगी, 10 से 15 दिन लगेगा, अभी केवल पॉलिटी चल रही है। क्या क्वेश्चन था मैम? अगर महाभियोग राज्यसभा में जारी होता है तो लोकसभा में भी जाता है क्या? हाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस है, अगर राज्यसभा में है तो सेम लोकसभा में भी रहेगा प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। राष्ट्रपति को 25 जुलाई को इसलिए शपथ दिलाई गई क्योंकि जो पहले 1977 में जो आपके नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली थी। तो उसके बाद क्या सिस्टम ये है कि हर राष्ट्रपति जो है वो 5-5 साल काम कर रहा है और अपना काम करके टाइम पर जाते हैं, टाइम पर रहते हैं, इसलिए वो परंपरा बन गई। बाकी कोई 25 जुलाई का कोई फिक्स नहीं है। अगर मान लो एग्जाम्पल समझो, अगर राष्ट्रपति का बीच में निधन हो जाए और जब नया राष्ट्रपति आए तो उसका टाइमिंग चेंज हो जाएगा। 25 जुलाई फिक्स नहीं है, बस 1977 से क्या है, नीलम संजीव रेड्डी के बाद में जितने भी राष्ट्रपति बने सब ने अपना कार्यकाल पूरा 5 वर्ष किया है। तो एकल संक्रमणीय जन्मदाता कौन है? जन्मदाता का मतलब ये आयरलैंड से ली गई है। अब सब स्टूडेंट्स पहले मुझे ये जवाब दीजिए कि आप में से कितने लोगों ने अपना ऐप डाउनलोड कर लिया? श्री राम ईडीयू करके जो अपना ऐप है, कितने बच्चों ने डाउनलोड कर लिया? जो कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो आईडी वगैरह है, कोई डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। ऐप कितने बच्चों ने डाउनलोड किया? श्री राम ईडीयू करके प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप आपके लिए फ्री है, ऐप डाउनलोड करें अपना श्री राम ईडीयू का। सब बच्चे, जो बच्चे को नोटिफिकेशन में कोई डाउट रहेगा आपको ऐप पर सब मिल जाएगा। रामेश्वर, मैंने क्लास में चुनाव कैसे होते हैं समझा दिए। बैच का टाइमिंग 3 बजे है। रवि का क्वेश्चन अच्छा है कि अगर उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति रहे तो त्यागपत्र किसे देंगे? तो त्यागपत्र टेबल पर छोड़कर रख दिया जाएगा, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। एक बार हुआ है ये, अपन डिस्कस करेंगे अभी। ऐप डाउनलोड किया बच्चों ने? हाँ ठीक है, ऐप डाउनलोड है, श्री राम ईडीयू करके प्ले स्टोर पे जाएं, उसको शेयर करें, आप उसे वीकेंड से उस पर रेटिंग दें। कर लिया लकी, अच्छी बात है। सुरेंद्र ऐप डाउनलोड करें अपना। ऐप डाउनलोड करें अपना श्री राम कोचिंग जो सीकर में है, जहां अनुभव फैकल्टीज़ और यूँ मान के चले आप उन फैकल्टीज़ से पढ़ते हैं जो सेलेक्ट हो चुकी हैं या सेलेक्ट के बिल्कुल नज़दीक हैं, ठीक है। सेलेक्टेड फैकल्टीज़ के द्वारा आप पढ़ते हो। आईडी और पासवर्ड के लिए आपको कांटेक्ट नंबर मैं आपको बता देती हूँ, उस पर कांटेक्ट कर लीजिए, कांटेक्ट कीजिए। 94-140-15-200 पे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं दारा समझी नहीं आप क्या लिखना चाह रहे हो। अमेरिका में उमेश राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बन सकता है। ऐप को जितने बच्चे हो सकते हैं डाउनलोड करें, उसे शेयर करें।
हाँ बिल्कुल, मेरा ही ऐप है, यूँ समझ लीजिए, ठीक है। वाईफाई श्रीराम EDU करके ऐप है, उसमें आपके जो स्टूडेंट कोचिंग का है उसे फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसने एडमिशन लिया है पिछले 3-4 साल में, कभी भी एडमिशन लिया हो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी प्रॉब्लम आए, आप कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको लिखे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो बच्चा बाहर का है, अदर इंस्टीट्यूट या वैकेंसी न्यू कोई स्टूडेंट है जिसने एडमिशन नहीं लिया है, वो स्टूडेंट आपके ऐप में आपको 1 दिन का फ्री डेमो दिया जाएगा, तो आप उस फ्री डेमो को यूज़ में लें। आपको ID पासवर्ड जनरेट कर दिए जाएंगे, आपको एक कॉल करना है बस, ठीक है। मैं एक बार नंबर बोल देती हूँ, 9414015200। आप श्रीराम कोचिंग के गूगल पेज पे जाते हैं तो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी सेलेक्ट हूँ, टेंशन मत लो। श्रीराम EDU आपको लगभग जितना भी ऐप है, टेलीग्राम पेज है, वो आपको इसी पे मिलेगा, श्रीराम EDU। श्रीराम कोचिंग का नाम है, EDU का मतलब एजुकेशन है। ऐप को आप ऐप को शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ में आप शेयर करने के साथ रेटिंग दें। 3 बजे फिक्स अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कल भी 200 से ऊपर होने के स्टार्ट। अच्छा, रिजर्वेशन भी साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स। नहीं सुमित, फीस आपको अभी तो नहीं, आप कॉल कर लीजिए, अभी आपका फ्री डेमो है, आप फ्री डेमो लेकर कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय श्री राम। 6 बजे मिलते हैं।